इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज है उनको किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम जानेंगे कि पुराने समय में किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता था। अगर मैं बात करूं लगभग 10,000 बीसी तक, तो लोग जो थे वो नोमेडिक थे। नोमेडिक का मतलब घुमक्कड़ थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो क्या करते थे, झुंड बना के एक स्थान से दूसरी जगह भोजन की और रहने की जगह की तलाश किया करते थे। वो कच्चे फल खाया करते थे, कच्ची सब्जियां खाया करते थे और वो जानवरों का शिकार कर लिया करते थे और उन्हें भी खा लिया करते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया। चावल, गेहूं और भी कई अलग अलग प्रकार की फसलों को उन्होंने उगाना शुरू किया और इस प्रकार से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब हम जानेंगे कि क्रॉप क्या होती है। जब एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं उन्हें लगाया जाता है एक जगह पे और वो बहुत बड़े स्तर पे लगाया जाता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसा कि आप इस खेत में देख पा रहे हैं, इस खेत में दूर दूर तक एक ही फसल जो कि गेहूं की है वो की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें और रेनफॉल की बात करें, ये हर एक एरिया में बिल्कुल अलग है। तो उसी प्रकार से हर स्थान पे इन सब चीजों को देख के फसल लगाई जाती है। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी हम फसलों को जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। पहले जानते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। वो क्रॉप जो कि बारिश के समय में लगाई जाती है उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। ये अक्सर जो जून से सितंबर के बीच में इन्हें लगाया जाता है। चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये मुख्यतः खरीफ क्रॉप्स हैं। अब पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप जो है वो सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है और इनका जो समय रहता है वो अक्टूबर से लगभग मार्च तक रहता है। गेहूं, ग्रेम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड, ये रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। इन दोनों के अलावा कई जगह पे एक और फसल भी ली जाती है जिसमें मुख्यतः सब्जियां होती है। अब पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें मुख्य 7 पॉइंट हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को किस प्रकार से तैयार करना है। सेकंड है सोइंग। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा है इरिगेशन। पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। छठा है हार्वेस्टिंग। सातवां है स्टोरेज। अब आगे वाले पार्ट में हर एक पार्ट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। किसी भी फसल को लगाने से पहले जो सबसे पहले काम किया जाता है वो होता है मिट्टी को तैयार करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इससे क्या होता है कि जो भी पौधा हम लोग लगाते हैं, जो भी फसल हम लोग लगाते हैं, वो गहरी जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर चली जाएगी। इससे फसल की जो जड़ें होती हैं वो आसानी से सांस ले पाएगी और वो आसानी से बढ़ पाएगी। इसीलिए फसल को लगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा मिट्टी के अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर और भी कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस पौधे के द्वारा या फसल के द्वारा ले लिए जाते हैं जो कि इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। परंतु अगर मिट्टी सही तरीके से तैयार नहीं हो तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को या फसल को नहीं मिल पाएंगे। मिट्टी को लूज कर देना या उसे टर्न कर देना ही टिलिंग या प्लोइंग कहलाता है। ये किसी हल के द्वारा किया जा सकता है। हल जो होते हैं, प्लो जो होते हैं, वो लकड़ी के या लोहे के बनाए जा सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी होती है तो उसमें हल चलाने से पहले थोड़ा पानी देना पड़ता है। हल चलाने के बाद में कई बार क्या होता है, मिट्टी में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम लोग क्रम्स कहते हैं और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद में मिट्टी को लेवल किया जाता है और इस लेवलिंग के लिए हम लोग लेवलर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में कि खेती में कौन कौन से साधन है जो हम लोग काम में लेते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लो, हल। ये जो है मिट्टी को
लूज करने में काम में आता है। उसी के साथ ही साथ में फसल को फर्टिलाइजर देना या वीड्स को हटाना, इन सब कामों को भी हल करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लकड़ी से भी बन सकता है और लोहे से भी बन सकता है, और इसे बैलों के द्वारा या घोड़े के द्वारा या ऊंट के द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक बहुत ही मजबूत त्रिकोणीय आयरन का हिस्सा होता है जिसे प्लोशेयर कहा जाता है। इस हल का जो मुख्य भाग होता है उसे प्लो शाफ्ट कहा जाता है, और इसके अंदर एक हैंडल होता है जो शाफ्ट के एक कोने में लगा हुआ होता है, और दूसरा जो होता है वो एक बीम से जुड़ा हुआ होता है, जिसे बैल जो होते हैं या जो भी जानवर हम लोग काम में लेते हैं उसकी गर्दन के पास रखा जाता है। बैलों का एक जोड़ा है वो आसानी से हल को चला सकता है। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आप आराम से हल के जो अलग अलग भाग हैं उन्हें समझ सकते हैं, जिसमें प्लोशेयर, प्लो शाफ्ट और बीम जो है सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानेंगे हो के बारे में। यह एक बहुत ही साधारण टूल है जिससे हम लोग वीड्स को निकाल सकते हैं और मिट्टी को लूज कर सकते हैं। वीड्स का मतलब होता है ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिनकी क्रॉप में कोई भी आवश्यकता नहीं है। हो में एक लंबी रोड लगी होती है जो लकड़ी की बनी हो सकती है या लोहे की बनी हो सकती है। इसके साथ में आगे एक आयरन की प्लेट लगी हुई होती है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। ये जानवरों के द्वारा भी खींची जाती है और मनुष्य भी इसे काम में ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कल्टीवेटर के बारे में। आजकल हल जोतने का जो काम है वो ट्रैक्टर के साथ में जुड़ा हुआ जो कल्टीवेटर होता है उसके द्वारा किया जाता है, और कल्टीवेटर का यूज करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हमारे लिए समय को और हमारे लेबर को बचाता है। अगला पॉइंट है सोइंग, यानी बीज को बोना। फसल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है सोइंग। बीज लगाने से पहले उसकी क्वालिटी को अच्छी तरह से जांच लिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के बीज को साफ किया जाता है और फिर उसे लगाया जाता है। किसान ऐसे बीज को लगाना पसंद करते हैं जिसका परिणाम बहुत अच्छा हो या जो बहुत ज्यादा या अच्छी फसल देता हो। अब हम पढ़ेंगे खेती में काम में आने वाले परंपरागत साधनों के बारे में। पुराने जमाने से हम लोग एक विशेष प्रकार का हल काम में लेते हैं, उसके साथ में एक फनल लगा हुआ होता है। इस फनल में क्या किया जाता है, इस फनल में बीज डाल दिए जाते हैं जो उसके अंदर से दो दो तीन तीन की संख्या में नीचे जाते रहते हैं। ये जो विशेष प्रकार का हल होता है उसके साथ ये फनल जुड़ा हुआ होता है। ये छेद करते हुए चले जाते हैं और उनके बाद में बीज पीछे पीछे जमीन में चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल के बारे में। आजकल जो है बीजों को लगाने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है जो ट्रैक्टर के साथ आसानी से काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम बीजों को सही दूरी पे लगा सकते हैं और अच्छी गहराई पे भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बीज लगने के बाद में उनको मिट्टी से ड्रिल के द्वारा ही ढका जाता है। इसके कारण से पक्षी जो है वो बीजों का नुकसान नहीं कर पाते हैं, और ये जो सीड ड्रिल है वो हमारा पैसा और मजदूरी दोनों बचाती है। अगला जो हमारा प्रोसेस रहता है वो है फसल के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर को जोड़ना। वो सब्सटेंसेज जो कि फसल के अंदर जोड़े जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ताकि फसल जो है वो अच्छी पैदावार दे पाए, उसे मैन्योर या फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, जो कि जानवरों के गोबर से या ह्यूमन का जो वेस्ट है उससे या प्लांट का जो खराब पदार्थ हो चुके हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, जबकि मैन्योर जो है वो खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन मैन्योर जो है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनमें बहुत ज्यादा रिच होता है, लेकिन मैन्योर जो होता है फर्टिलाइजर की तुलना में इन सब चीजों में कम रिच होता है। अब हम लोग जानेंगे कि मैन्योर के क्या फायदे हैं। मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से अच्छी मानी जाती है। इसके क्या कारण है, क्योंकि ये जो है
वो मिट्टी की जो पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको बरकरार रखती है। मैन्योर के प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी के अंदर बारीक बारीक जो छिद्र होते हैं वो बने रहते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की और गैसेज की जो सप्लाई है वो आराम से हो सके। और मैन्योर क्या करते हैं, जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो फसल को सहायता करते हैं उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ में मैन्योर जो है वो सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इरिगेशन की जाती है। अलग अलग समय पे फसल को पानी दिया जाता है, उसे इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी में और अलग अलग सीजन्स में इरिगेशन जो होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ फसलों में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है। और गर्मी में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है और सर्दियों में पानी की आवश्यकता फसल को कम होती है। अब हम जानेंगे पुराने कौन से ऐसे तरीके हैं जो सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, मोट है। उसमें क्या होता है, कुएं के पास से एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है जहां पानी डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे खेत में पानी पहुंच जाता है। अगला तरीका एक चेन पंप होता है, जिसमें एक चेन और पंप आपस में जुड़े हुए होते हैं और धीरे धीरे ये जो पानी जो चेन पंप से खींचा जा रहा है वो फसलों में सप्लाई किया जाता है। अगला एक तरीका है वो होता है ढेकली। ढेकली में पानी के स्रोत के साथ में एक पुराना परंपरागत तरीका लगाया जाता है जिससे बार बार पानी खींचा जाता है और फसल को दिया जाता है। और उससे अगला जो तरीका है वो है रहट। इसमें क्या करता है, एक विशेष प्रकार का लीवर लगाया जाता है, इसमें एक जानवर का उपयोग किया जाता है और जानवर की सहायता से इसमें पानी निकाला जाता है और फसल को दिया जाता है। आजकल पानी को निकालने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है ताकि इन पंप्स को आसानी से चलाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आज के समय में सिंचाई की जाती है या इरिगेशन की जाती है। पहला तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम। यह जो तरीका है वो ऐसी जमीन जो कि समतल नहीं हो और जहां पे पानी की कमी हो वहां बहुत उपयोगी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगाया जाता है जो कि पानी से जुड़ा हुआ रहता है। और जब इसमें पानी बहता है तो चारों तरफ पानी इस तरह से फैलता है जैसे कोई बारिश का पानी गिर रहा हो। और सैंडी सोइल के लिए स्प्रिंकलर जो है वो बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं। अगला तरीका है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ऐसा होता है जहां पे पानी की बहुत अधिक कमी हो वहां इसे प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ऐसा तरीका होता है, एक पाइप की चारों तरफ सप्लाई होती है और एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है। पानी बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं किया जाता है और जहां पे पौधे की जड़ें होती है वहीं पे ये पानी धीरे धीरे गिरता रहता है। जिन इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत बड़े वरदान के रूप में साबित हुआ है। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग हमारी फसल को वीड से बचा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वीड्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, खेत के अंदर फसल के अलावा ऐसे कुछ पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो ही वीड्स कहलाते हैं। इन वीड्स को हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ये वीड्स खेत में लगे हुए होते हैं तो ये क्या करेंगे, जितना भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जगह, पानी और भी संसाधन जो कि हमारी फसल के लिए लाभदायक हैं उनको ये बांट लेंगे और हमारी फसल को इसके कारण से नुकसान होगा। किसान जो है इन वीड्स को हटाने के लिए कई प्रकार के तरीके काम में लेते हैं। फसल को लगाने से पहले इन वीड्स को हटा सकते हैं और इन वीड्स को हटाने का सबसे समय वही होता है जब हम फूलों को और बीजों को लगाते हैं, उससे पहले हम इन्हें हटाएं। वीड्स को कई प्रकार के केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है जिन्हें वीडीसाइड कहा जाता है, जैसे कि 2,4-D आदि। ये क्या किए जाते हैं, फसल में
छिड़काव किया जाता है और ये वीड्स को खत्म कर देते हैं। अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए तो हम इसको काट लें, उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फसल को जमीन से निकाल लिया जाता है या जमीन के बिल्कुल नजदीक से इसे काट लिया जाता है। एक फसल को पकने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हमारे देश में हार्वेस्टिंग जो है या तो मनुष्य के द्वारा की जाती है जो कि एक सिकल हंसिए का प्रयोग करता है, या कोई मशीन जो आती है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है उसके द्वारा भी हार्वेस्टिंग की जाती है। जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो फिर क्या करते हैं, हमारा जो अनाज होता है उसको उसके छिलके से अलग करना होता है। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है और इस थ्रेसिंग को करने के लिए हमारे यहाँ एक मशीन आती है, उसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जिसे कंबाइन कहा जाता है। आजकल ऐसी मशीनें भी आती है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों साथ में लगे हुए होते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खेत थोड़े छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अनाज को उसके छिलके से अलग करने के लिए एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे विनोइंग कहा जाता है। और इसके लिए एक छोटी विनोइंग मशीन जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है उसका वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि जब भी हार्वेस्टिंग की जाती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों को बहुत ही हंसी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। फसल को स्टोरेज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हमने अनाज निकाल लिया है तो उसे लंबे समय के लिए हमें नमी से, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा। जो ताजा फसल होती है उसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी अनाज को स्टोर कर सकते हैं। किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े जो जूट के बैग्स बने होते हैं या मेटेलिक बीन्स बने होते हैं उनमें अपने अनाज को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बड़े स्तर पे अगर अनाज को इकट्ठा करना हो, सिलोज और ग्रेनरीज का यूज किया जाता है जहां पे उन्हें कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स आदि से भी बचाया जा सकता है। आपके सामने ग्रेनरीज और सिलोज का उदाहरण दिखाई दे रहा है। अब हम जानेंगे कि हम लोग जानवरों से किस प्रकार से फूड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनमें बीज को सेलेक्ट करना, बीज को लगाना आदि आते हैं। उसी प्रकार से जब जानवर किसानों के द्वारा पाले जाते हैं तो उनमें भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उन्हें सही प्रकार का भोजन देना पड़ता है, उनके सही प्रकार का रख रखाव और उनके स्थान का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब यही सारा काम बड़े पैमाने पे किया जाता है तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है बहुत बड़े स्तर पे जानवरों को रखना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए एक विशेष स्थान बनाना, फिर उनसे किसी प्रकार का उत्पाद लेना। अब हम जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उन सब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमें हमारी खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने होंगे। अगर एक स्थान पे एक ही प्रकार के पौधे या फसल लगाई जाती है तो उसे क्रॉप कहा जाता है। भारत के अंदर हम लोग क्रॉप्स को 2 भागों में बांट सकते हैं जो कि सीजन्स के हिसाब से चलती है। उनमें से एक है रबी क्रॉप और दूसरी है खरीफ क्रॉप। फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए टिलिंग और लेवलिंग करना बहुत आवश्यक है। हल और लेवलर से ये काम किया जा सकता है। बीजों को सही दूरी पे लगाना और सही गहराई पे लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसी से आपको अच्छी फसल या अच्छे परिणाम मिलेंगे। बीज लगाने से पहले अच्छा और स्वस्थ बीज लेना बहुत आवश्यक है। बीज लगाने की जो प्रक्रिया है वो सीड ड्रिल्स के द्वारा की जाती है। मिट्टी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उनमें
न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करना बहुत जरूरी होता है और उसी के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। आजकल नई नई फसलों के आने के कारण से केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अलग अलग समय पर फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे इरिगेशन कहा जाता है। वीडिंग का मतलब है फसल के आसपास लगने वाले नुकसानदायक छोटे मोटे पौधे उनको हटाना। हार्वेस्टिंग का मतलब है मनुष्य के द्वारा खुद या मशीनों के द्वारा फसल को काटना। अनाज को उसके छिलके से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। फसल को निकालने के बाद में अनाज को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े स्टोर हाउसेज की जरूरत होती है ताकि हम अनाज को पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें। भोजन को प्राप्त करने के लिए जानवरों को भी पाला जाता है और इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।